गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने गुणन संक्रिया की एक प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी बेटा। कौन सी? क्रम विनिमय नियम यानी कॉम्यूटेटिव लॉ। हमने देखा था कि गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नियम होल्ड नहीं करता है। ठीक है बेटा। उसके लिए तीन रीजन क्या थे? पहला था कि ए बी एग्जिस्ट नहीं कर रहा बट बी ए एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरा क्या था कि ए बी और बी ए के ऑर्डर ही अलग अलग आए गए थे। तीसरा क्या था? ए बी और बी ए के ऑर्डर तो सेम आए थे लेकिन जो उनकी जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में जो संख्याएं हैं वो बराबर नहीं आई थी बेटा। और अब अपन आगे चलते बेटा। अब बात आती है साहचर्यता यानी एसोसिएटिव लॉ। ठीक है। हमने प्लस के लिए एसोसिएटिव लॉ देखा था। उसमें क्या देखा था? ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस, ये देखा था। उसी प्रकार इसको हम डॉट के लिए देखते हैं। ठीक है। तो डॉट के लिए क्या आ गया? ए बी पहले डॉट किया फिर सी डॉट किया, उसके बाद पहले बी सी डॉट किया फिर उसमें ए डॉट किया। ठीक है बेटा। अब अपन देखते हैं कि इस प्रॉपर्टी को होल्ड होती है ये प्रॉपर्टी। अब अपन अपनी मन की मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल लेके इसको प्रूफ करते हैं बेटा। ठीक है। यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ बेटा। ठीक है। इसको भी मिटा देता हूँ, है ना बेटा। इसको अपन थोड़ा नीचे लिख लेते हैं ना। तत् समकता, है ना। क्या प्रॉपर्टी है ये? ए, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। अब क्या आता है देखते हैं। ए बराबर हमने क्या मान लिया? 1 2 1 1। बी बराबर 1 1 1 1। सी बराबर 1 2 1 1। ठीक है बेटा। इसको हम कोई अदर मैट्रिक्स यहाँ पे दो कर दो। ठीक है। अब अपन ए बी निकालते हैं। ठीक है। ए बी कितना आ गया यहाँ पे? 1 और 1, 1 + 1 कितना हो गया? 2, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 2 और 1 3। ठीक है बेटा। मैंने फिर बोला था कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है कि आपके हाथों पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है। अब यहीं की यहीं हम क्या निकाल लेते हैं? बी सी। ठीक है। बी सी कितना आया है? थोड़ा साइड में लिख देते हैं क्योंकि हमको और भी लिखनी है बेटा। बी सी कितना आया है? कितना आया है? 3। ठीक है। 3 3 3। ठीक है। अब हम ये निकालते बेटा ए बी फिर सी निकालते हैं। 2 + 2 और 2 और 4, तो यहाँ पे आ गया 6। 3 और 6 9, 3 और 6 9। ठीक है। 2 और ये फिर 6 आ गया बेटा। ये कितना आ गया? 3 और 2 6 9। ठीक है बेटा। अब क्या होता है? ए बी सी। ठीक है। इसको करेंगे तो 3 और 3 6। इसको किया 3 और 3 6, 6 और 3 9, 3 और 3 6, 3 और 6 9। ठीक है। अब यहाँ पे बेटा आप देख सकते हो कि ए बी को पहले मल्टीप्लाई किया फिर उसमें सी मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर बी सी को पहले मल्टीप्लाई किया फिर उसमें ए मल्टीप्लाई किया। दोनों का मान क्या आ रहा है बेटा? बराबर है। अर्थात गुणन संक्रिया के लिए साहचर्य नियम यानी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है।
अब और एग्जाम्पल आप बेटा खुद लो और खुद करके देखो, और ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। लेकिन एक बात कि आपको 3x3 से ज़्यादा की मैट्रिक्स नहीं लेनी है, क्योंकि आपकी बुक में 3x3 से ज़्यादा की नहीं है, ठीक है। इस कारण, क्योंकि 3x3 से ज़्यादा फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ऐसा ना तो कोई एग्जाम्स में पूछा जाता है कि फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं तत्समकता यानी आइडेंटिटी। तो मैंने क्या बताया था, प्लस के लिए आइडेंटिटी क्या होती है। प्लस के लिए आइडेंटिटी बता बेटा, ए में क्या जोड़े कि ए आ जाए। तो यहाँ मैंने बताया था जीरो मैट्रिक्स। उसी प्रकार माइनस में ए से क्या घटाया जाए कि ए आ जाए। उसी प्रकार तत्समकता में ए में क्या मल्टीप्लाई किया जाए गुणन के लिए कि ए आ जाए। तो अपन क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को खुद किसी नॉन जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वह नॉन जीरो मैट्रिक्स आ जाती है, ठीक है। तो आई यहाँ पे क्या हो गया, गुणन संक्रिया के लिए तत्समकता। अपन को ये याद नहीं रखना है बेटा कि प्लस के लिए 0 होता है, डॉट के लिए 1 होता है। मेथड ये है बेटा कि किस उस संक्रिया में, जैसे ये हो गई अपनी संक्रिया, ए में प्लस के लिए देखते हैं तो ए में क्या जोड़ा जाए कि वो ही आ जाए। माइनस के लिए ए में क्या घटाया जाए कि वो आ जाए। ऐसे ही डॉट के लिए ए में क्या डॉट किया जाए कि ए आ जाए, ठीक है बेटा। ये हो गई तत्समकता। अब आता है गुणन प्रतिलोम। ये बेटा बहुत काम की चीज़। काम की कैसे, वो आपकी बाद की एक्सरसाइजों में पता चलेगा कि इनवर्स मल्टीप्लिकेशन में क्यों काम होता है, ठीक है। कि यहाँ पे गुणन संक्रिया के लिए आइडेंटिटी अपने पास आई थी। ए में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि आई आ जाए, ठीक है। बहुत स्टूडेंटों का क्वेश्चन होता है सर 1/a कर दे यदि हम तो आई आ जाएगा। ये ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स चल रही है, संख्याएं नहीं चल रही हैं कि मान लो 2 में 1/2 का मल्टीप्लाई किया गया तो 1 आ गया, 2 से 2 कट गया। यहाँ पे मैट्रिक्स चल रही है, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं इसके लिए अपन, ठीक है। अब बताते हैं बेटा। माना अपन ने ए कोई मैट्रिक्स ले ली 1 2 1 1। इसका अपन को क्या है, क्या निकालना है, प्रतिलोम। क्या निकालना है बेटा, प्रतिलोम, ठीक है। तो अपन को इससे करना है ए तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 2 1 1 डॉट किया। ये माना अपन ने कोई मैट्रिक्स ए बी सी डी ले ली बेटा, ठीक है। और आइडेंटिटी की मैट्रिक्स अपन जानती हैं, देखिए ये वाली चीज़ कंप्लीट है। अब यदि यहाँ से बेटा ए बी सी डी के मान अपन निकाल दें, ए बी सी डी के मान निकाल दे तो पता चल जाएगा कि वो कौन सी इस मैट्रिक्स की प्रतिलोम मैट्रिक्स कौन सी है, ठीक है। तो अपन वैसे क्या करके निकालेंगे, देखिए a प्लस 2c, a प्लस 2c, a प्लस c, a प्लस 2d और नहीं सॉरी b प्लस 2d और b प्लस d 1 0 0 1, ठीक है। देखिए a प्लस 2c, a प्लस c, b प्लस 2d और b प्लस d। अब हमने क्या बताया था बेटा, इक्वल मैट्रिक्स बताई थी अपन को। इक्वल मैट्रिक्स क्या होती हैं, कुछ नहीं होती
कि पहले तो उनकी कोटि समान हो चाहिए, दूसरी उनकी क्या है, दोनों एलिमेंट परस्पर समान होने चाहिए। ठीक है बेटा। अब अपन देखते हैं कि अब ये इक्वेशन क्या क्या बनी। a प्लस 2c इक्वल टू 1, ठीक है, a प्लस सी बराबर 0 दूसरे, ठीक है, b प्लस 2d बराबर 0, b प्लस डी बराबर 1, ठीक है, a प्लस 2c बराबर 1, a प्लस सी बराबर 0, b प्लस 2d बराबर 0, b प्लस डी बराबर 1। ठीक है बेटा। यहाँ से अपन को ए बी सी डी के मान निकालने, ए बी सी डी के मान क्या है, आसानी से निकल सकते हैं, क्योंकि 4 तो अपने पास वेरिएबल है, 4 ही अपने पास क्या इक्वेशन, तो निकल सकते हैं। जो भी मान आएंगे, माना ए का मान कुछ भी आया, आपको करना है ये चीज़ है ना, ए बी सी डी के जो मान आएंगे उनको यहाँ रख देना। ए की जगह ए यहाँ पे, तो ए का मान अपन को यहाँ पे रखना है, बी यहाँ पे तो बी का यहाँ पे, सी यहाँ पे तो सी यहाँ पे, डी है तो डी यहाँ पे। ठीक है बेटा। ए बी सी डी के ऐसे मान रखते वो इस मैट्रिक्स की प्रतिलोम मैट्रिक्स आ जाएगी, यानी इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है। अब एक और चीज बेटा, यहाँ पे एक क्वेश्चंस बनता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, कि कभी कभी क्या होता है, प्रतिलोम मैट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, प्रतिलोम मैट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। एग्जिस्ट क्यों नहीं करती वो देखते, और किस कारण से, किन मैट्रिक्सों की प्रतिलोम मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेंगे। हम बाद में अभी डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो उस चीज़ में और इस चीज़ को क्लियर कर देंगे, लेकिन पहले यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है बेटा। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा वो देख लेते हैं। 1 - 2 तो -1। डिटर्मिनेंट निकालना अपन अगले एक चैप्टर में देखेंगे बेटा, ठीक है ना। तो बस ये याद रख लेना कि जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आए उस मैट्रिक्स की प्रतिलोम मैट्रिक्स यानी इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है। ठीक है। और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आ गया बेटा, उस मैट्रिक्स की प्रतिलोम मैट्रिक्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है। यहाँ पे देखा था, यहाँ पे क्या है, -1 है तो नॉन जीरो है, अर्थात इस मैट्रिक्स की प्रतिलोम मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी। ठीक है। अब पांचवा नियम इसमें क्या है, बंटनता यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और कुछ नहीं होता बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। ये देखिए, पहले a प्लस बी करो कोई भी मैट्रिक्स, उसमें डॉट लगा दो a का, वो बराबर आता है ए बी का प्लस ए सी का। ठीक है। और एक और होता है कि पहले ए बी को जोड़ दिया, डॉट सी कर दिया, वो होता है कि ए का सी के साथ किया और बी का सी के साथ करके प्लस कर दिया। ये दोनों क्या हैं, बराबर आ जाते हैं। ठीक है। बंटनता, इनको बेटा आपके लिए होमवर्क है, मैं मैट्रिक्स दे रहा हूँ, आपको चेक करना है कि इनमें बंटनता नियम होल्ड करेगा या नहीं करेगा, ये आपके खुद का काम है। ठीक है। b बराबर 1 1 2 1, c बराबर 1 0 1 1 1। इसमें चेक करना है बेटा बंटनता नियम होल्ड करता है क्या नहीं करता। अब बेटा हम आगे चलते हैं। आगे कौन सा टॉपिक है, आव्यूह का परिवर्ताव्यूह यानी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है बेटा। और कुछ नहीं है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, जो रो में लिखा हुआ है अर्थात पंक्ति में लिखा हुआ है उसको कॉलम में लिख देना है बस। ठीक है। जो पंक्ति में लिखा है उसको कॉलम में लिख देना है बस। ठीक है। जैसे इसमें देखते हैं बेटा, ये अपनी क्या है कि रो में लिखी हुई है, इसको हमने क्या है देखिए कॉलम में डाल दिया। ये रो में लिखी हुई है, इसको हमने आगे क्या है बेटा कॉलम में डाल दिया था।
ऐसे ही देखते हैं बेटा, यहाँ पे ये क्या लिखी हुई है, रो में लिखी हुई है, तो इसको हमने कॉलम में डाल दिया। ये रो में लिखी हुई है, ये इसको फिर हमने कॉलम में डाल दिया बेटा, ठीक है। अब इससे एक बात निकल के आ रही है कि हम जो रो है उनको कॉलम बनाते जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या है, कॉलम रो बन जाएंगी। यहाँ पे देखिए कॉलम क्या है, 1 3 है, देखिए बेटा यहाँ पे कॉलम 1 3 है, वो अपने आप रो बन जाएगी। ये देखिए ये क्या है, ये कॉलम है, ये फिर अपने आप क्या है, रो बन गई। देखिए कंप्लीटली इसी प्रकार इसमें देखिए, ये देखिए कॉलम है, वो अपने आप रो बन गई। ये कॉलम है, ये अपने आप क्या बन गई, रो बन गई। देखते हैं बेटा, तो इस आधार पे ए मैट्रिक्स की माना ऑर्डर क्या दे दिया, एम क्रॉस एन, तो उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, एन क्रॉस एम, क्योंकि यहाँ पे जो वो थी रो है ये, और ये कॉलम है, तो रो तो बन गई कॉलम, तो कॉलम पीछे आता है, कॉलम बन गया, रो तो ये आ गई, जैसा हमने यहाँ लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा, दो और आव्यूह, बहुत बढ़िया आव्यूह है, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह, जैसा हमने बोला था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेटा क्या होता है, ए और ए ट्रांसपोज, यानी कोई मैट्रिक्स और उसका परिवर्त आव्यूह, यदि दोनों वही हो तो वो क्या रह जाती है, सिमेट्रिक आव्यूह। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, इसमें कि कैसे भी कर लो, हम रो को कॉलम में लिख देते हैं, ये रो है तो इसको कॉलम में लिखा तो ये आ गया, फिर ये क्या है, ये रो है, इसको फिर कॉलम में लिखा। देखिए ए और ए ट्रांसपोज बराबर है, यानी बिल्कुल है, तो ये अपना क्या आ गया, सममित आव्यूह, ठीक है। इस यहाँ पे एक चीज निकल के आ रही है, आप देख रहे हो कि देखिए, यदि अपन यहाँ पे देखिए 2 है, ये 2 किसका है, माना A1 2 का है, और ये 2 भी क्या आ गया, इसको हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिखा है ना, तो A21। ऐसे ये क्या है, A21 है, और इसका ये क्या है यहाँ पे है, तो A12। तो यहाँ पे AIJ और AJI ये चीज़ होती है बेटा, ये वाली चीज़ होल्ड करती है, ठीक है बेटा। अब अपन बात करते हैं विषम सममित आव्यूह, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और कुछ नहीं होती बेटा, यहाँ पे तो क्या है, ए और ए ट्रांसपोज आपस में बराबर आ गए, यहाँ पे ए और ए ट्रांसपोज बराबर नहीं आते, उनके आगे क्या है, जो ट्रांसपोज की जो नेगेटिव आव्यूह होती है, नेगेटिव आव्यूह होती है, उसके बराबर ये आ जाता है, ए बराबर माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए ये हो गया, ए ट्रांसपोज ये हो गया बेटा, ठीक है, ए तो ये हो गया। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, एक बार देखिए बेटा, रो को हमने कॉलम में लिख दिया, ठीक है बेटा, इस रो को हमने कॉलम में लिख दिया, तो यहाँ से यदि हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें, तो वो ए के बराबर नहीं आ जाएगा, वो ए के बराबर आ जाएगा ना। यदि यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो अर्थात माइनस का सभी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो अपन देख लेते हैं, माइनस ए ट्रांसपोज कर लेते हैं बेटा, माइनस ए ट्रांसपोज कितना आएगा, 0 2 -2 और 0, ये और ए बिल्कुल बराबर है, तो ठीक है, ये प्रॉपर्टीज में होल्ड कर गई। जैसे यहाँ पे लिखा था वैसे ही अपन क्या है, नीचे इसकी लेकिन 2 प्रॉपर्टीज बनती है। पहली चीज कि AIJ बराबर AJI, इसके यानी माइनस आ जाता है, यानी AIJ बराबर माइनस AJI। दूसरी चीज बेटा, इसमें डायगोनल एलिमेंट जो होंगे पूरे 0 होंगे, ठीक है। यदि किसी भी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाए तो थोड़ा ध्यान उस पर ऐसा देना है कि वो यानी एक तरह का
यानी पहले देखना है कि अधिकतर उसके चांस स्क्यू सिमेट्रिक के होते हैं, कन्फर्म नहीं कह रहा हूँ, अधिकतर चांस रहते हैं, यानी वो यानी सममित आव्यूह भी हो सकती है। जैसे अपन एग्जांपल देखें, माना किसी के डायगोनल एलिमेंट 0 हैं, a बराबर 1 2 0 0 नहीं सॉरी 0 0 1 1। बेटा ये मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल एलिमेंट 0 है, और ये क्या है, एक क्या आ गई अपनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। मैं ये कह रहा हूँ कि डायगोनल एलिमेंट 0 होने पे ये कन्फर्म नहीं है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी उसकी ये रहती है कि अधिकतर जो एग्जांपल्स होते हैं जिनमें डायगोनल एलिमेंट 0 आए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अधिकतर चांस होते हैं। यानी पहले आप उस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक्स की तरह चेक कर लो, नहीं होता फिर अदर मैट्रिक्सों की तरह चेक किया। ठीक है बेटा।